हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी जो है आपका 11वीं क्लास है और हम लोग देख रहे हैं इसमें भूगोल। और आपको पता है कि इसी में हमारा भूगोल का कल हमने चैप्टर नंबर 11 शुरू किया है और इसी में हम लोग वायुमंडल में जल को पढ़ रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो जल हमें किस किस रूप में मिलता है और कैसे कैसे अवस्था में होता है। हम लोग इसमें जल वाष्प को देखा है, कोहरा, कुआसा, वर्षा, इन सभी को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी पर हम लोग आज जो है आगे बढ़ेंगे। पहले कल का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो हमको जल है वो किन अवस्थाओं में मिलता है। तो हमको ठोस, द्रव, जो गैस है उन्हीं अवस्थाओं में हमको देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हमने बात की थी एब्सिलेंट ह्यूमिडिटी की, निरपेक्ष आर्द्रता। तो क्या कहा था, हवा में मौजूद जलवाष्प को ही आर्द्रता कहते हैं। यानी कि जो हमारा एयर है, इस हवा में कितनी जलवाष्प है उसी को हम क्या कह देंगे, आर्द्रता कह सकते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से विविध प्रकार की व्यक्त किया जाता है। मौजूदा जलवाष्प की मात्रा में निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यदि हवा की प्रति इकाई में आयतन में जलवाष्प का वजन, कह रहे हैं कि वायुमंडल में मौजूदा जलवाष्प की जो वास्तविक मात्रा है उसे क्या कहा जाएगा, निरपेक्ष आर्द्रता। तो एब्सोलेंट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी में अंतर क्लियर हुआ। यानी कि जलवाष्प में उपस्थित, यानी कि हवा में उपस्थित जलवाष्प, बेसिकली उसे हमने क्या कह दिया, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कह दिया। और अगर हम इस दृष्टि से देखें कि वायुमंडल में मौजूदा जो आपका वास्तविक निरपेक्षता है उसी को हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। क्लियर है, ध्यान रहेगा। यह हवा के प्रति आयतन में जलवाष्प का वजन है। इसमें ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जलवाष्प की ग्रहण करने की क्षमता पर ही निर्भर है आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। ये हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि सबसे ज्यादा आर्द्रता जो है कहाँ मिलती है हमें, तो हमें महासागरों के ऊपर सबसे ज्यादा जो आर्द्रता है वो हमको दिखाई देती है। कहां पर, महासागरों के ऊपर। और कहां पर आर्द्रता कम मिलेगी, जो हमारे महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों पर आर्द्रता कम मिलती है। कारण है क्योंकि वहां लैंड एरिया ज्यादा होने की वजह से वहां आर्द्रता कम मिलती है, जलवाष्प कम होता है। और समुद्र होने की वजह से वहां क्या होती है, आपकी जलवाष्प ज्यादा होती है। इसलिए वहां जो आर्द्रता है वो आपको ज्यादा दिखाई देगी या ज्यादा आपको देखने के लिए बेसिकली मिलती है। क्लियर है, ये अंतर है इस आर्द्रता। ठीक, कह रहे एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प की पूरी तरह से हवा को संतृप्त हवा कहते हैं, संतृप्त कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वाष्पीकरण तथा संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन, और आपका रेनफॉल में क्या है बेसिकली। क्लियर है, किसको हम वाष्पीकृत करना कहते हैं, किसको वाष्पीकरण कहते हैं। कल भी हमने पढ़ा, जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, उन क्षेत्रों पर जलवाष्प अधिक उत्पन्न होगी। कारण है, जब आपका सूर्य की लाइट किसी भी वाटर बॉडी पर पड़ती है, क्लियर है, तो वो क्या करता है, उस वाटर बॉडी को गर्म करता है। और एक निश्चित टाइम पीरियड पर वो क्या होता है आपका, फिर वो पानी को क्या होता है, गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर उड़ने लगता है। उसी भाप को हम कहते हैं जलवाष्प। और जलवाष्प की यह कंटिन्यू मात्रा हमने उसको बोल दिया वाष्पीकरण। और जब ये जलवाष्प की मात्रा ऊपर जाती है और ऊपर ठंडा होने पर, देखिए गर्म है ऊपर उठी, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पर एटमॉस्फेयर में पहुंचकर आपका ठंडी होगी। जब ये जलवाष्प ठंडी होकर इकट्ठा होकर बूंद बनती है, उन्हीं बूंद को हम क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जलवाष्प की मात्रा से ही क्या होता है, हमको संघनन बनती है। और कह रहे हैं कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, वाष्पीकरण यानी कि आपका वाष्पीकरण की रेट कैसा है, वो कितने दर से है, कम, धीरे धीरे जलवाष्प उड़ रही है, बहुत तेज बन रही है, इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कंडेंसेशन। और ये क्रम से घटती या बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। यानी कि जो हमारा जल है वो कहां पहुंच जाता है, तुरंत गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है।
वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है, हीट है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, जल वाष्पीकृत होना ही है, और वाष्पीकरण को ही गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या है कि वाष्पीकृत का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यानी कि जिस टेम्परेचर पर आपका जल जो है, आपका पानी जब भाप बनने लगे, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। फिजिक्स में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। कह रहे कि दिए गए हवा में जल के अपसर्स को हम लोग बात करते हैं, उनकी क्षमता, उनकी वृद्धि को मापते हैं। कह रहे तापमान जितना अधिक होगा, तापमान जितना बढ़ेगी, आर्द्रता उतनी कम होगी, ह्यूमिडिटी। क्या सही है? कह रहे हैं कि जल में जो अपशोषण करने की शक्ति है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, ठीक है, उसी प्रकार आर्द्रता कम होती है। हवा में नमी को अपशोषण करना, धारण करने की क्षमता होती है, सारी चीज में दिखाई गई है। कह रहे हैं कि हवा की गति जितनी तीव्र होगी, वाष्पीकरण उतना तीव्र होगा। यानी कि जितनी जल्दी आपका वाष्पीकरण होगा, उतनी जल्दी क्या होगा आपका, आप देखिए, उतनी जल्दी हवा की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हम लोग कल यहाँ देख चुके थे। फिर कल हमने औस को पढ़ा कि औस क्या होती है, किसको हम औस कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब धरातल पर आप ऊपर हवा संघनन एक सेंटर पॉइंट पर पहुंचकर संघनित ना होकर ठोस रूप में, जैसे घास पत्थर पर आपके पत्तियों पर जम जाती है, हम उस ठोस कहते हैं। यानी कि जो आपका हवा में ऊपर उड़कर कंडेंसेशन होना चाहिए था, वो कहाँ होने लगे, आपका लैंड पर ही होने लगे। आप लोग देखते हैं, आप सुबह सुबह निकलते हैं, पेड़ों की पत्तियों पर, पौधों पर आपकी कुछ बूंदों के रूप में हमको क्या दिखाई देती है, ओस की बूंदे दिखाई देती है। तो क्यों बनती है ओस की बूंदे? जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संग्रहित ना होकर, यानी कि ऊपर नहीं हो रहा, कहीं एयर में, हवा में नहीं हो रहा, बल्कि कहां हो जाए, पत्थरों के ऊपर हो जाए, घास पर हो जाए, पेड़ पौधों पर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका ओस की बूंदे, कुछ पानी की बूंदे जमा हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद सबसे उपयुक्त अवस्था में साफ आकाश। कह रहे हैं कि अगर आपको ओस बनाना है, तो ओस पढ़ने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। पहली बात तो साफ सुथरा आसमान होना चाहिए, यानी कि तारे चमकने चाहिए, आसमान साफ हो, शांत हवा हो, उच्च सापेक्ष आर्द्रता हो, ठंडी लंबी रात होंगी। अगर मौसम खराब होगा तो उस दिन आप देखिए, जिस दिन आपका मौसम खराब हो, सुबह को क्या नहीं मिलती, ओस नहीं मिलती। अगर मौसम या फिर आसमान अगर आपका साफ नहीं होगा, तो भी क्या नहीं पड़ेगी, ओस नहीं पड़ेगी। क्लियर है ना? तभी तो गांव में हम लोग होते हैं तो क्या बोलते हैं कि आज मौसम साफ है, भैया बाहर मत सोना, ओस पड़ेगी। क्लियर है? और आज मौसम थोड़ा सा गादला सा है, तो आज ओस नहीं पड़ेगी। क्लियर है? ये सब प्रैक्टिकल है। क्लियर है? उसी के आधार पर हम लोग अपने दैनिक जीवन में इन चीजों को महसूस करते हैं, लेकिन हम उनको बारीकी से नहीं देखते। उसके बाद है तुषार। कह रहे हैं कि जब तुषार में क्या होता है, ये मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, फिर भी मैं आपको छोटा सा रिवीजन कर रहा हूं। तुषार क्या है, ठंडी सतह पर बनता है, यानी कि जहां टेम्परेचर कैसा हो, कोल्ड हो। जब संघनन यानी कि कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बेसिकली जब जलवाष्प ऊपर उठता है, तो एक निश्चित हाइट पर जाकर वो क्या होता है, जलवाष्प आपका बूंदों में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो जलवाष्प से बूंदों में जो आपका कन्वर्ट हो रहा है, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। क्लियर है? और कह रहे हैं कि जब जमाव बिंदु 0 से नीचे चला जाए, तो औसांक जमाव बिंदु पर उससे नीचे होता है। इसके अतिरिक्त नमी पानी की बूंद की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवे के रूप में जम जाता है। आप देखते होंगे सुबह सुबह उजाले तो उसके रूप में सबसे उपयुक्त है। ठोस बनने की अवस्था में केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु से नीचे होना चाहिए। जब आपकी ठंडी हवा चलती है, तो आप देखते हैं छोटी बूंदे आपका जो है बन जाती है। हम कहेंगे तो तुषार पड़ा हुआ है। ऐसे ही है आपका पाला, कुहासा। कुहासा को आप जानते हैं, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कोहरा, कुहासा। एक में विजिबिलिटी कम होती है, एक में विजिबिलिटी कम नहीं होता, बस अंतर इतना है। कोहरा आपका जो है प्लेन में आता है, कुहासा आपके पहाड़ों के जो ढलान वाले एरिया है उन पर मिलता है। क्लियर है? कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए, कोहरे और कुहासे में बस केवल इतना ही अंतर है कि कुहासे कोहरे की अपेक्षा में नमी अधिक होती है। कुहासे में क्या होता है, नमी अधिक है, किसकी तुलना में, कोहरे की तुलना में। नमी किसमें ज्यादा हो गई, कुहासा में नमी अधिक। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है, क्योंकि ऊपर उठी हुई गर्म हवा ढाल के सारे जब ऊपर उठती संपर्क में आकर ठंडी हो जाती है। और कोहरा कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होता है। शुष्क मतलब होता है ड्राई। कैसा होता है, ड्राई होता है।
जहां गर्म हवा ठंडी होकर संपर्क में आती है तो ये प्रबल हो जाते हैं, छोटे छोटे बादल बन जाते हैं जिसमें धूल के कण होते हैं, नमक के कण, ये सारी चीजें होते हैं और इसी से क्या होता है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो जाती है। कल हमने फिर बादलों के बारे में पढ़ा कि जो हमको बादल देखने के लिए मिलते हैं, हमने पक्षीय जो आपके मेघ है उनके पढ़ा, कपासीय मेघ देखा, इस तरह जो मेघ है उनके विषय में देखा। फिर हमने देखा जो आपके पक्ष भाग मेघ है वो जो उनकी हाइट है वो 8,000 से 12,000 किलोमीटर पर 12,000 मीटर पर मिलती है। कैसे होते हैं, विरल होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। फिर हम देखा कपासीय मेघ, ये 4,000 से 7,000 के बीच मिलते हैं। फिर हमने देखा स्तरीय मेघ, बेसिकली स्तरीय मेघ में ही सबसे ज्यादा आपकी वर्षा होती है। क्लियर है। और इसके भी हमने 4 प्रकार को कल हमने आपका देख लिया था और मैंने बताया था कि ये 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है। काले होते हैं, गहरी पट्टी के रंग के हो सकते हैं, मध्य स्तर के हो सकते हैं, जो पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक होते हैं। आप कभी कभी महसूस कीजिए, कभी तो आपको आसमान बहुत बादल बहुत ऊपर आपको चलते हुए दिखाई देंगे, कभी आपको बहुत नीचे दिखाई देंगे, कभी आपको काले दिखाई देंगे, कभी आपको हल्के विरल दिखाई देंगे, कभी आपको मिक्सअप दिखाई देंगे। तो ये कुछ बादलों के प्रकार है और बनने की प्रक्रिया। अब देखिए, अगर आप बहुत बार तो ऐसे बादल देखते होंगे, ऐसे ऐसे सफेद हवा से रुई जैसे दिखाई देंगे। क्लियर है। कभी आपको ये बहुत डेंस दिखाई देंगे, कभी ये चमकते हुए दिखाई देंगे, ये कभी हमारे सरफेस के पास दिखाई देंगे, अर्थ के नियरेस्ट होंगे, कभी हमको बहुत हाइट पे दिखाई देंगे और कभी हमको चलते दिखाई देंगे और इनके साथ हवा भी चलेगी। तो ये सब अलग अलग बादलों के प्रकार हैं और इन्हीं प्रकार पर क्या है, जो हमारी वर्षा है, रेनफॉल है, वो इनके ऊपर डिपेंडेबल है, वो उनके ऊपर निर्धारित करती है या आधारित होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। कल हमने वर्षण को देखा कि वर्षण की अवस्था क्या होती है, कैसे हवा होती है। और आप जानते हैं कि जब बारिश एक औशांत बिंदु पर हमारा टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है तो जो हमारी कंडेंसेशन हुई थी, जो हमारा जलवाष्प ऊपर उठा था, देखिए किसी टेम्परेचर पर क्या होता है, अगर कोई टेम्परेचर पड़ रहा है किसी आपका वाटर बॉडी पर, जल पर, तो क्या होता है, उसका जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता है जलवाष्प, और जलवाष्प की इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्लियर है। और वाष्पीकरण जब धीरे धीरे गर्म होकर वायु ऊपर उठती है तो एक बिंदु पर आकर, हम जिसको कहते हैं अशांत पॉइंट, डीप फ्रीजिंग पॉइंट, वहां जाकर क्या होती है, ये सारी हवा ठंडी हो जाती है और आपस में मिल जाती है, बूंदे बन जाती हैं। क्लियर है। अगर ये बूंदे नीचे गिरकर जमी तो हमने उनको कह दिया क्या, पाला पड़ा हुआ है। बूंद के रूप में पड़ी तो आपका तुषार, कुहासा हमने बोल दिया। और यही अगर आपका धुंध बन गई, धुएं जैसे आ गए, हमने उनको कोहर कुहासा कह दिया। लेकिन जब कंडेंसेशन ऊपर हो जाए, हिमांक बिंदु, एक ऐसा डीप फ्रीजिंग पॉइंट जहां जलवाष्प खड़ी हो रही है और उसके बाद एकदम टेम्परेचर गिर जाए, तो जैसे अचानक टेम्परेचर गिरेगा तो क्या होगा, जो वर्षा आपकी बूंदों के रूप में होनी थी वो आपकी हिमपात के रूप में होने लगेगी। कैसे होने लगेगी, हिमपात के रूप में, बर्फ पड़ेगी, स्नोफॉल होने लगेगी। क्लियर है। इसी को हम बोलते हैं हिमपात। कह रहे हैं कि जब तापमान 0 से कम होता है तो वर्षण हिमतूल के रूप में हिमपात होती है। कैसे होती है, हिमतूल के रूप में आपका हिमपात होती है। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और आप इसको रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए वर्षा के प्रकार, टाइप ऑफ रेनफॉल, की वर्षा कितने प्रकार की होती है। कोई बच्चा बताएगा कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। अब आप कहेंगे सर वर्षा तो यही है कि मौसम आया, मानसून बना, आपकी वर्षा हो गई, सिंपल सा है सर। क्या कुछ अंतर है बारिश होने में? कोई बच्चा बताएगा बारिश कैसे होती है? कोई भी बच्चा, चलिए बताइए, कौन बच्चा बताएगा। चलिए, आज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्षा जो हम सोचते हैं कि अचानक बारिश हो गई, मानसून आ रहा है, दक्षिण पूर्व की हवा चल रही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में हवाएं आती हैं, अरब सागर का मानसून भारत में वर्षा करता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून लौटते हुए वर्षा करता है। ऐसे आपने कुछ शब्दावलियां आम लोगों के मुंह या फिर अखबार या न्यूज़पेपर, टीवी में सुनी होंगी। चक्रवात आते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पर ही टेम्परेचर टेम्परेट है, कहीं पर शीतोष्ण है, सर्दियों में भी बारिश हो गई अचानक से, ऐसे कैसा हो गया, चक्रवात आ गया, हमारे तट नष्ट हो गए, बहुत जगह बाढ़ आ गई, बहुत जगह सूखा पड़ गया। तो ये सारे कारण हम इनमें पढ़ेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि वर्षा कैसे कैसे होती है, कौन कौन से प्रकार हैं और किस टाइप की वर्षा हमारे यहाँ होती है। क्लियर है।
देखिए कोस्टल एरिया पर अलग प्रकार की वर्षा होती है और मध्य भारत में अलग प्रकार की होती है, पहाड़ों पर अलग होती है। होती बारिश ही है लेकिन उसका होने की प्रक्रिया थोड़ी आपकी डिफरेंशिएट है, अलग है। जैसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार की वर्षा है। एक है संवहनीय वर्षा, एक है पर्वतीय वर्षा और एक है चक्रवातीय या आपका फ्लड। क्लियर है? आइए सबसे पहले हम बात करते हैं संवहनीय वर्षा की, कि संवहनीय वर्षा होती क्या है। समझे, ध्यान दे, थोड़ा कोशिश करें अपने आप को समझने की, लिंक करने की। और ये ऐसी कंडीशन है कि हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, हम इनको अपने मन में विचार बनाते हैं, हाँ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसे हो रहा होगा, तभी हम इसको क्लियर कर पाएंगे। देखिए कह रहे हैं कि हवा गर्म हो जाने पर, जो आपकी एयर है वो गर्म हो जाए। अब आपको ये मत कहना सर गर्म कैसे होगी, तो आप कहेंगे सर अब ये अगर आप बताना पड़े फिर तो दिक्कत है, क्योंकि अभी समझा क्या हवा कैसे गर्म होती है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि हवा गर्म होगी। क्लियर हो गया? हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहनीय धारा के रूप में ऊपर उड़ जाती है। गर्म होगी तो उसमें जलवाष्प की मात्रा ऊपर उड़ जाएगी, तो जितनी हवा गर्म होती है वो धरती से उतनी ऊपर उठती चली जाती है। क्लियर हो गया? यानी कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है? और हल्की होकर संवहनीय धाराओं के रूप में इस तरह से वो आपका फ्लो होने लगती है। क्लियर है? संवहनीय धाराओं के रूप में। ठीक, वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलने लगती है तथा तापमान कम हो जाने पर ठंडी होती है। यानी कि अब वायुमंडल की ऊपरी परत पर पहुंचने पर यह क्या होती है? फैलती है। अब ऊपरी परत मुझे बताओगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल, और इसके ऊपर के 2 मंडल और बचे जो आपको खुद देखने हैं, मैं आपको पढ़ा चुका। तो कहां पहुंचती है, कहां फैलती है? क्षोभ मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखिए क्या हो रहा है कि तापमान अगर ऊपर जाओगे, देखिए मान लीजिए ये हमारा पूरा स्पेस है, यहाँ पूरा टेम्परेचर पड़ा हुआ है, यहाँ की जो एयर थी वो गर्म हो गई, ऊपर उठी, लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां ऊपर उठ जाने पर ही ठंडी हो जाएगी। क्लियर है? और जल्दी ठंडी है गर्म है ये तो डिपेंड करेगा कि वहां का टेम्परेचर कैसा है पूरे क्षेत्र का। तो क्या कह रहा है कि तापमान के कम होने पर ठंडी हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम है तो जाहिर सी बात है कि ठंडी हो जाएगी। परिमाण स्वरूप ठंडी होगी तो वही बाष्पीकरण वाली प्रक्रिया काम आएगी। ठंडी होगी तो परिमाण स्वरूप संघनन की क्रिया होती है, यानी कि कंडेंसेशन होगा। फिर जल जो आपके जलवाष्प है उनसे क्या होगा, ठंडा हो जाएगी जलवाष्प, तो वो क्या होगा, बूंदों के रूप में कन्वर्ट होगा। और बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि कंडेंसेशन हो रहा है, संघनन हो रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं, संघनन को हम समझ कैसे सकते हैं। आप लोग ने चाय बनती देखी होगी, या घर में दूध या पानी गर्म करते हो। क्लियर है? सबसे प्राइम एग्जांपल बता रहा हूं। तो जब दूध या पानी आपको उबलने लगता है ना, कुछ हवा ऊपर को उड़ती हुई दिखाई देगी, आपको दिखाई दे रही है बच्चों, है ना? तो वो क्या है आपका, वो आपकी जलवाष्प है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। और आप ऊपर एक प्लेट लगा दो तो बूंदे कहां हो जाएंगी, वहां जमने लगेंगी। क्यों जम रही हैं? क्योंकि नीचे का जो तापमान है उस तापमान में तापमान ज्यादा आपका ठंडा है, तो जो आपकी जलवाष्प आ रही है यहां कुछ आपको बूंदे देखने के लिए मिलेंगी। इन्हीं को बोलते हैं हम संघनन, कंडेंसेशन। जब जलवाष्प आपका बूंद के रूप में कन्वर्ट होगा तो हमने बोल दिया उनको संघनन। क्लियर है? और कह रहे हैं कि तथा कपासी मेघ का निर्माण होता है। कौन सा बादल? कपासीय मेघ। आइए देखते हैं, अभी अभी हमने थोड़ा बादलों के विषय में बात की थी, कपासी मेघ। अब आप देखिए, वर्षा मेघ के बादलों की बात कर रहे हैं और इसमें 4 प्रकार है कपासीय मेघ की हम लोग आपका देख रहे हैं। अब कपासीय मेघ में कौन सा कपासीय बनेगा? अगर ज्यादा ऊंचा उठ गया तो ये वाला कपासीय, और अगर बीच में रहा तो मध्य कपासीय, और कम ऊंचाई पर रहा तो स्तर कपासीय। ठीक, या कपासीय वर्षा मेघ। तो या तो ये बनेगा या ये बनेगा या फिर ये बनेगा, यही कंडीशन है कपासीय मेघ होने की। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहे हैं कि कपासीय मेघ का क्या हो गया, आपका निर्माण हो गया। और कपासीय मेघ कौन से मेघ हैं? जो मेन 4 प्रकार के बादल हैं उनमें से जो वर्षा मेघ है उसका सब टाइप है। कौन?
कपासीय मेघ। अब देखिए इसमें क्या होता है कि गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। अगर आप कहीं पर भी गरजते हुए, बिजली कड़कते हुए बारिश देख लें तो आप कह देंगे कि भैया हो ना हो ये आपका संवहनीय वर्षा है, ये कंडेंसेशन आपका रेनफॉल है, संवहनीय वर्षा है। क्यों संवहनीय वर्षा में क्या हो रहा है? आप देखते हैं ना, कभी कभी आप कहते हैं कि आज बड़ी गर्मी, आज तो शाम को बारिश आना तय है, कहते हैं ना, और होता क्या है कि पूरे दिन टेम्परेचर बहुत तकड़ा रहेगा, 3-4 बजे के बाद अचानक से बादल बनेंगे, धुंध सी छा जाएगी, बिजली सी कड़केगी और अचानक बारिश हो जाएगी। ऐसे होता है कि नहीं होता है? बताइए कितने बच्चों ने ऐसा महसूस किया है? ये चीज होती है कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और 3-4 बजे के आसपास या दोपहर में या शाम को अचानक बारिश हो गई। कितने बच्चों ने देखा है ऐसे? देखो ये बेटा ज्योग्राफी है और इसका एक ही असूल है, जब तक इसको जोड़कर, लिंक कर कर और समझ कर नहीं पढ़ोगे तो ये इतिहास से बुरी कहानी है। इतिहास में कम से कम कुछ तारीख, कुछ घटना याद रह जाती है, इसमें कुछ भी याद नहीं रहता। इसका एक मैकेनिज्म बिगड़ा और समझिए पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो जरूरी है हम पूरा मैकेनिज्म को भी ध्यान रखें। मैं इतना आपको बार बार चिल्ला रहा हूं, मैंने आपको पिछला रिवीजन कराया कि जलवाष्प क्या होता है, कंडेंसेशन कैसे होती है, वाष्पीकरण का रेट क्या है, संघनन क्यों होता है, संघनन किस हाइट पे होगा। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको जरूर लगेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से, आपने बार बार चीजों को रिवीजन नहीं किया है। तो पढ़ा आपने सब है, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको करेगा। ठीक, तो कंडेंसेशन में क्या होता है? वायु गर्म होती है। गर्म कब होगी? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी कि जिस दिन आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारा जलवाष्प ज्यादा बनेगी, जलवाष्प बनेगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो एक पॉइंट पर जाकर, एक किसी भी निश्चित बिंदु पर ऊपर जाकर, अब बिंदु का मतलब ये नहीं कोई आपकी लाइन लगी होगी, एक किसी पॉइंट पर जाकर ठंडी हो जाएगी। ठंडी होगी तो वो संघन यानी कि बूंदों के रूप में बनेगी, और बूंदों के रूप में बनेगी फिर क्या होगा? आपका हमारे कपासीय मेघ बादलों का निर्माण होगा। सिर्फ गरज और बिजली के साथ, कड़क के साथ क्या होगी? मूसलाधार रेनफॉल होगी, हैवी वर्षा होती है। आप सुनो ना कि मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। ये इसका सबसे बड़ी खासियत है। ये बारिश कैसे नहीं होती? लंबे समय तक। अभी देख रहे हैं, अब मान लीजिए सुबह धूप शाम निकली आपकी बढ़िया, और 2-3 बजे तक खूब सारा टेम्परेचर था, आज कहेंगे अरे वाह बड़े चिपचिपाहट वाली गर्मी है और बड़ा गर्मी, बारिश हो जानी चाहिए। अब होता क्या है कि 3-4 बजे के आसपास अचानक से बादल बनने लगते हैं, क्लियर है, और बादल आपके पास पड़ोस में आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत बार होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम देहरादून में रहते हैं, तो देहरादून आपका क्या होता है? हीट वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा आपका पोल्यूशन है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो आपकी हवाएं ऊपर उड़ती हैं, और आपको ऊपर उड़ती हैं तो पास में मसूरी है, तो होता क्या है कि वहां का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर में आपका डिफरेंसेस होता है। वहां टेम्परेचर कम है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, और हवा का नियम है, क्या नियम है कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा चलती है। अब मसूरी की हवाएं देहरादून की घाटी की तरफ आपके चलने लगेंगी, वो कैसी हैं? ठंडी हैं। इन हवाओं से मिल जाएंगी, हवाओं से मिल जाएंगी तो जो पानी इनके साथ लेके आई थी वो उनके साथ मर्ज कर लेंगी, और मर्ज कर लेंगी तो अचानक बारिश होगी। यानी कि जितना पानी है उसको वो तो आपका बारिश करेंगी। होता क्या है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा बारिश होती है, उसके बाद क्या होता है? मौसम खुल जाता है, या पिन पिन होती रहती है। बस 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट मूसलाधार बारिश हुई और तमाम पानी आपको मिल गया, फिर उसके बाद नॉर्मल मौसम हो गया। तो हम बोलते हैं, लो कोई आपका बोल देगा कि अभी तो टेम्परेचर था, अभी बारिश हुई, फिर वैसी मौसम हो गया। तो ये सारी कंडीशन, ये सारी क्वालिटी जो है हमको, जो है कहाँ देखने के लिए मिलती है? कंडेंसेशन, जो आपकी रेनफॉल होती है, संवहनीय जो वर्षा होती है, उसमें होती है। और कह रहे हैं कि इस प्रकार की वर्षा गर्मियों के दिनों के समय में ही प्रातः होती है। कब होती है? अब आप कह लोगो सर शीतकाल में ऐसी वर्षा हो रही है, तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि ये केवल कब होती है? गर्मियों में, क्योंकि शीतकाल में टेम्परेचर है ही नहीं। धूप के लिए लोग बात का तरस रहे होते हैं कि धूप मिल जाए किसी तरह से तो कुछ काम बन जाए। अब यहाँ टेम्परेचर तो है नहीं, और अब तो कहां से कंडेंसेशन होगा, कहां से जलवाष्प बनेगी? बनेगी जरूर, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं बनेगी कि वो आपका वर्षा कर दे, छोटा मोटा ही काम चलेगा। क्लियर है? और विषुवतीय क्षेत्रों पर, खास कर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतर ये भागों में होती है। और देखिए, अगर आप विषुवतीय रेखा के क्षेत्र को आप देखेंगे, यानी कि
ये रहा आपका ग्लोब और ये रहा आपका 0 और 0 से 5 नॉर्थ, 0 से 5 साउथ। ये क्षेत्र है आपका विषुवतीय रेखा क्षेत्र। यहाँ क्या होता है, यहाँ वर्ष भर आपका सूरज निकलता है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो टेम्परेचर पूरा जाता है, जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता है तो रोज 2 बजे के बाद बारिश होती है, फिर वापस से आपका ठीक ठाक मौसम हो जाता है, फिर सुबह बारिश होती है। तो विषुवत रेखा पर ये मौसम हमेशा वर्ष भर बना रहता है। तो बहुत बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है, तो ये आपका विषुवतीय रेखा ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपका क्या होती है, वर्ष भर बारिश होती है। क्लियर है? ठीक, क्योंकि यहाँ सन की जो लाइट है वो हमेशा प्रॉपर रूप में मिलती है। तो ये थी आपकी संवहनीय वर्षा, कंडेंसेशन रेनफॉल। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, मुझसे पूछ लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे आपका पर्वतीय प्रकार की वर्षा, कि जो आपकी पर्वतों पर जो वर्षा होती है वो बेसिकली होती कैसे, ये हमको देखें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जब समतृत वायु की सहित पर्वतीय ढाल पर आती है, अब आप कहेंगे सर समतृत वायु क्या है? मैंने आपको जब पढ़ा रहा था, रिवीजन करा रहा था, तभी मैंने आपको अच्छे से ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई थी। ये देखिए, ध्यान दीजिए, समतृत वायु को देखिए, एक निश्चित तापमान पर, अभी पढ़ाया था ना, एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरी तरह पूरित हवाओं को संतृप्त कहा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा? यही पढ़ाया था, इसलिए मैं समझा रहा था, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा तो आपको सारे टर्म्स आएंगे और आप कहेंगे सर ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखिए, कह रहे कि जब समतृत वायु में सहित पर्वतीय ढाल पर होती है, जब ये ऊपर उठने में बाधा उत्पन्न होती है, तो जैसे ही ये ऊपर उठती है और फैलती है, तापमान गिर जाता है और क्या होता है, आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार वर्षा का प्रमुख गुण है कि पर्वत विमुखी ढाल पर सबसे अधिक वर्षा करती है। आप कहेंगे सर ये विमुख ढाल पाल क्या है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। होता क्या है, देखिए, मान लीजिए कोई आपका पहाड़ है, वो पहाड़ इस तरह से होता है, तो होता क्या है, जब आपकी हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो वो आपका फ्रीजिंग हो जाती है, एक संतृप्त हो जाती है, और इस सहारे से, पहाड़ के सहारे से ढाल ढाल ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो जितना ऊपर उठेगी, एक बिंदु पर जाकर ऊपर क्या है, पहाड़ पर हमको ठंडी हवा देखने के लिए मिलती है। फिर क्या होता है कि ये पर्वत ढालों के सहारे उठने वाली जो हवा होती है, ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है। ठंडी होगी तो प्रोसेस वही है कि कंडेंसेशन जैसी चीजें हो जाएगी। फिर क्या होता है, आर्द्रता संघनित हो जाता है, और इस प्रकार मुख्य का, यानी कि जो ढाल है, बेसिकली जिस, ऐसे समझाता हूं मैं आपको, मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, अब हवा इस सहारे से ऐसे ये उठ रही है ऊपर इस तरह से, ठीक है, और यहां के बाद आपको देखेंगे टेम्परेचर आपका गिरता चला जाए। गिरने का मतलब है कि यहाँ टेम्परेचर कम मिलेगा। कम का मतलब है इसकी तुलना में यहाँ टेम्परेचर कम है, इस जगह की तुलना में यहाँ टेम्परेचर आपको कम मिलता है। तो जैसे ही ये पर्वत ढालों के सहारे ऊपर उड़ती है, क्लियर है, तो जब टेम्परेचर कम होने लगता है तभी क्या होती है, कंडेंसेशन होने लगता है, आपका संघनित होने लगती है। और पहाड़ों के अभिमुखी ढाल जो है, ये अभिमुखी ढाल है, इस ढाल में आपका सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि यही ये अवरोधक बनेंगी, बैरियर बनेंगी, इनके बीच में ये पहाड़ों से आपका टकरा जाएंगी ठंडी होकर, और जहां टकराएंगी वहीं टकरा कर ये क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। क्लियर है? ऐसे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, गारो खासो जयंतिया, जो आपका मेघालय की हिल्स है, उसमें क्या होता है, वो पूरा मानसून कहां फंस जाता है, आप देखेंगे तो पहाड़ियों में फंस जाता है, और बार बार उनसे टकराता रहता है। तो क्या होता है, जब आपका टकराएगा तो आपकी वर्षा करता रहेगा। क्लियर है? अब मान लीजिए जो आपकी गैस पर जो आपने पानी रखा है वो उड़ रहा है, अगर उड़ रहा है, अगर कोई उसको बीच में ही उसको बैरियर मिल जाए या किसी के सहारे से आपका चलने लगे, तो एक समय पर जाकर जहां वो आपस में टकराएगा, तो टकराने के बाद क्या होगा, वो उसी जगह पर वर्षा करेगा। इस भाग पर वर्षा होने के बाद हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं,
फिर कहां पहुंच जाएंगी, दूसरे ढाल पर, और नीचे की ओर उतरती हैं, यानी कि यहां से चली और फिर कहां उतरेंगी, नीचे की तरफ उतरेंगी, इस तरह से नीचे की तरफ उतरती हैं तथा तापमान बढ़ जाता है, तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब जैसे ही नीचे उतरेंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर कैसा होगा, इनका बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पवन ढाल सूखे तथा वर्षाहीन होते हैं। इसलिए आप देखते होंगे, ये मान लीजिए पर्वत है और ये वाटर बॉडी है, तो यहां पर जो है सर्वाधिक हरे भरे वनस्पति मिलेंगी और इस साइड में आपका सूखा मिलेगा, क्योंकि यहाँ वर्षा कर ही नहीं पाती। इनको बोलते हैं छायावृष्टि प्रदेश। कह रहे हैं कि इस प्रकार पृथ्वी पवन ढाल सूखे तथा वर्षाहीन होते हैं तथा इन क्षेत्र में कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। यहां से खड़ा हुआ और यहाँ पर आपके वर्षा कम हो, ये क्षेत्र हो गया आपका छाया वृष्टि, और ये हो गया पर्वतीय वर्षा का प्रकार। अब यहाँ तो हो रही है वर्षा, बढ़िया सी वर्षा हो रही है, अब ये होगी छायावृष्टि प्रदेश। क्लियर है, यह पर्वतीय वर्षा का स्थलकृत नाम से जाना जाता है, ये है स्थलकृत नाम। शायद एक बार मैं कल आपको पूरा अच्छे से मैप बनाकर समझाऊं नोट फॉर्म में, कि कैसे हवा उठी, कैसे पवन ढाल पर पहुंची, टेम्परेचर कैसे कम हुआ, ऊपर उठ रही थी, ठंडी हो गई थी, सारी उसने अपना जितनी भी आपकी जलवाष्प था वो कंडेंसेशन होने के माध्यम से, संघनित होने के माध्यम से उसने वर्षा कर दी। जब वो दूसरे ढाल पर पहुंची तब तक उसमें जलवाष्प की मात्रा कम हो चुकी थी, और यहाँ जब नीचे उतरते हुए टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। क्लियर है, जिसके कारण इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाई। इस क्षेत्र में वर्षा हुई तो यहाँ वनस्पति पेड़ पौधे अच्छे मिलेंगे, और इधर आपके पेड़ पौधे वनस्पति अच्छी नहीं मिलेंगे। इसी क्षेत्र को बोल दिया हमने छायावृष्टि प्रदेश, और इसी को हमने बोल दिया वर्षा, पर्वतीय वर्षा का प्रदेश। क्लियर है, देख लिया। अब है चक्रवातीय वर्षा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि आप पहले से इस पुस्तक के 10वें अभिरूपण में उष्णकटिबंधीय चक्रवात और आपका वर्षा चक्रवात के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। चक्रवातीय वर्षा को समझने के लिए अध्याय नंबर 10 देखें। मैंने आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आपके क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, और पृथ्वी चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। इनका फ्रंट कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं, बंगाली खाड़ी में जो आपके चक्रवात है वो क्यों बनते हैं, हिंद महासागर के चक्रवात बनने पर कहां कहां पर वर्षा होती है, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, इसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर का क्या रोल है, जो हमारी शिफ्ट बेल्ट होती हैं, जो बेल्ट हमारी शिफ्ट होती हैं, उनका क्या रीजन है। क्लियर है। और ये मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारा टेम्परेचर है वो सूर्य की शिफ्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और उसी के आधार पर कुछ हमारे जोन बनते हैं। क्लियर है, कुछ हमारी वायु दाब की पेटियां बनती हैं, उच्च वायु दाब की पेटियां, कुछ निम्न वायु दाब की पेटियां। ये सारा चैप्टर मैं आपको 10 में बहुत अच्छे से करा चुका हूं, मैं आपको समझा चुका हूं। क्लियर है, एक बार आप इसको रिवीजन करिए, कोई डाउट रहता तो हम आपका कर लेंगे। आइए, वर्षा, संसार में वर्षा का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा भिन्न भिन्न होती है, यानी कि पूरे भारत में एक जगह वर्षा एक समान नहीं होती। कहीं पर 100 सेंटीमीटर है, कहीं पर 70 सेंटीमीटर है, कहीं पर 120, कहीं पर 150 और कहीं पर 300 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कह रहे हैं कि सामान्य तौर पर जब विषुवतीय वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, कहां से ध्यान देंगे, विषुवतीय वृत्त, यानी कि 0 डिग्री से हम कहां जा रहे हैं, पोलर एरिया की तरफ। ये देखिए, ये 0 और 0 से कहां बढ़ेंगे हम, पोलर एरिया की तरफ। ठीक है, तरफ जाते समय वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती है, यानी कि जो बारिश है हमारी, जो वर्षा है, जो रेनफॉल है, कम हो जाएगी। अगर प्रश्न बन जाए क्या ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आते हुए वर्षा घटती है बढ़ती है, या विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर वर्षा घटती है या बचती है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आपका बन जाए कि विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर वर्षा में कैसा परिवर्तन होता है, बढ़ती है ऑप्शन ए, घटती है ऑप्शन
बी, ना घटेगी ना बढ़ेगी ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा कि विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर वर्षा आपकी घटती है। साफ साफ लिखा हुआ है, उसका कारण है टेम्परेचर। देखिए, हर चीज में टेम्परेचर बड़ा वेरी करता है। आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपका टेम्परेचर अच्छा है, नॉर्मल है, स्वभाव से बात करते हैं, तो वो बात आपकी बड़े अच्छे से सुनेगा। और अगर टेम्परेचर गर्म है फिर नहीं सुनेगा। तो यहाँ भी अगर बारिश करानी है तो टेम्परेचर का होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो बड़ा रोल फैक्टर प्ले करता है टेम्परेचर, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि विश्व के आपके तटीय क्षेत्र, तटीय मतलब जो आपके कोस्टल एरिया होते हैं, यानी कि समुद्रों के किनारों को हम बोलते हैं कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र, महाद्वीपों के भीतर के भाग की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। कह रहे हैं कि जो आपका कोस्टल एरिया है वहां पर अधिक वर्षा होती है। अब ये हमारा मान लीजिए भारत है, तो ये सारा क्षेत्र आपका तटीय क्षेत्र है। यहां पर क्या होती है, वर्षा जो है अधिक होती है। क्लियर है। और ये जो बीच का रीजन है यह कम होगा, यानी कि तटीय क्षेत्रों पर अधिक वर्षा मिलती है। कहीं का भी आपका कोस्टल एरिया हो, किसी भी समुद्र का तट हो, वहां पर आपका रेनफॉल सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अंदर आपका जो है रेनफॉल जो है देखने के लिए नहीं मिलती। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, समय समाप्त हो रहा है। आज का हम लोग लेक्चर यहीं कंटिन्यू, मतलब यहीं अपना समाप्त करते हैं। कल से यहाँ से शुरू करेंगे। एक बार आप देख लीजिए रेनफॉल, टेम्परेचर, औसांग बिंदु, कोहारा, कुहासा, ये जलवाष्प, वर्षण थोड़ा, और जो हमारे बदल के टाइप है इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो शायद और चीजें आसान हो। धन्यवाद।